आज का हमारा विषय है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। पाठ की लेखिका बछेंद्री पाल, जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ लेखिका की आरोहण क्षमता एवं निर्णय क्षमता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना को भी प्रस्तुत करता है। इस पाठ में हिमालय के दुर्गम क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और इन आपदाओं से मनुष्य के संघर्ष करते रहने की ललक का भी चित्रण है। पाठ प्रारंभ करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। अभियान दल जो पर्वत पर चढ़ाई करने वाला था, एक मजबूत अग्रिम दल पहले ही चला गया था। अग्रिम दल मतलब लेखिका जिस दल के साथ चढ़ाई करने जा रही थी, उस दल से पहले ही एक दल वहां पहुंच गया था, ताकि जो वहां की कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जा सके, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम मतलब कठिन मार्ग। अब पहाड़ों के जो रास्ते होते हैं वो सरल तो होते नहीं हैं, कठिनाइयों भरे होते हैं, और अगर उस पर भी हिमपात हो जाए अर्थात बर्फ़ गिरने लगे तो रास्ते बंद हो जाते हैं और वहाँ पहुँचना और भी कठिन हो जाता है। तो अग्रिम दल को वहाँ इसलिए पहुँचाया गया ताकि लेखिका के साथ जो बाकी सारे लोग चढ़ाई करने के लिए आने वाले थे, अर्थात जो अभियान दल आने वाला था, उनके लिए रास्ता साफ किया जा सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। शेरपा लैंड जो नेपाल में एक जगह है, नमचे बाजार वहाँ का प्रसिद्ध बाजार है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव में होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट जो कि अब इस पहाड़ी का नाम है, लेकिन नेपालियों में ये सागर माथा नाम से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जब इसका नामकरण एवरेस्ट किया गया उससे पहले उसका कुछ न कुछ नाम तो रहा होगा, तो वहाँ उसका नाम सागर माथा था। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि वहाँ पर जो हवा चल रही थी वो 150 किलोमीटर की गति से चल रही थी। आपने देखा होगा जब कभी आंधी आती है, यहाँ पर इतने तूफान तो नहीं आते, और जो मैदानी इलाके वहाँ पर इतने तूफान नहीं आते, लेकिन पहाड़ी इलाके में बहुत सारे तूफान होते हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि जो हवा की सतह होती है वो ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग होती है। तो यहाँ पर्वत की जो शिखर था, जो पहाड़ी पर जो ऊंचाई थी, वहाँ 150 किलोमीटर की गति से हवा चल रही थी। तो उसके साथ जो बर्फ उड़ रही थी तो अंडे जैसा दृश्य दिखाई दिया। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इस तूफान को झेलना था। अब जो भी पहाड़ पर जाएगा और उस इलाके में जहाँ तेज़ हवाएं चलती रहती हैं तो वहाँ तूफान का सामना भी करना पड़ेगा, विशेषकर खराब मौसम में। अब तूफान आने वाला है या आ रहा है तो उस समय खराब मौसम ही रहेगा। मुझे डराने के लिए काफ़ी था, क्योंकि लेखिका को डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। मैं मतलब लेखिका एवरेस्ट को देखने के लिए आकर्षित थी, मतलब वो पूरी तरह मुग्ध थी उस पर कि उसे कैसे भी एवरेस्ट को देखना है। इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती लेखिका चाहती थी वो उनकी कठिनाइयों का सामना करे। आखिर कठिन से कठिन परिस्थिति क्या हो सकती है, लेखिका यही सोचकर चल रही थी। जब लेखिका 26 मार्च को पेरिस पहुंची तो वहाँ उसे उसके दल को हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की दुखद मृत्यु का समाचार मिला।
खम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के एक दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। तो उनसे आगे जो एक दल जा रहा था जिसमें 16 शेरपा कुली थे और उनमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता खुल्लर ने स्पष्ट किया, अब किसी की मृत्यु का समाचार मिला और घायल हुआ है, बर्फबारी हो रही है, तूफान आया है, तो ऐसे में कोई भी उदास हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा और वो तनाव से घिर जाएगा कि अब क्या होने वाला है। ऐसे में उनके जो लीडर थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने उन्हें ढांढस बंधाया और उन्हें हिदायत भी दी कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। कर्नल खुल्लर ने कहा कि आप एवरेस्ट जैसे महान अभियान पर आए हैं, अर्थात आप किसी पहाड़ पर चढ़ने आए हैं। ये कोई छोटा मोटा पेड़ या कोई पहाड़ी नहीं है जिस पे आप चढ़ने आए हैं, ये एवरेस्ट जैसे महान अभियान के लिए आप सभी आए हुए हैं। तो वहाँ तूफान आना, मृत्यु होना, लोगों का घायल होना, इन सभी को आपको सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगर मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति कमज़ोर हो जाएगा तो वो आगे का कार्य नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में नेता खुल्लर उन सभी को उत्साहित कर रहे थे और संघर्षों के प्रति मानसिक रूप से तैयार रहने की बात कह रहे थे। उपनेता प्रेमचंद्र जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि अग्रिम दल जो लेखिका जब वहाँ से चले थे वो लोग दिल्ली से, उससे पहले एक अग्रिम दल आ गया था जो उनके दुर्गम रास्ते को साफ कर सके। तो उस दुर्गम रास्ते का नेतृत्व तो प्रेमचंद जी कर रहे थे। जैसे ही लोगों का अभियान दल 26 मार्च को पहुंचा तो प्रेमचंद जी वहाँ आ गए। उन्होंने हमारी पहली बाधा यानी लेखिका का जो दल था उन सबको वो समझा रहे हैं। बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से हमें यानी लेखिका के दल को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल में कैंप एक कहाँ है, 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ता इंगित कर, यानी झंडियों से रास्ता, आप जानते हैं कि जैसे आप कभी कभी रोड पे जा रहे, जगह जगह होर्डिंग लगे रहते हैं कि ये स्थान इतने किलोमीटर दूर है, ये स्थान इतने किलोमीटर दूर है। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। हर किसी को तो याद रहता नहीं है कि कौन सा रास्ता कहाँ है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन आते जाते हैं या समय समय पर आते जाते हैं लगातार, उनको रास्ते याद रहते, लेकिन नया व्यक्ति कैसे याद करेगा। तो उन सब के लिए होर्डिंग लगे होते हैं। ऐसे ही पहाड़ियों पर भी रास्ता चिन्हित करने के लिए झंडियाँ लगाई जाती हैं। तो झंडियाँ लगाई गई थी। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है। ग्लेशियर वैसे भी बर्फ़ की नदी को ही कहते हैं, जैसे पानी की नदी होती है वैसे बर्फ़ की नदी को ग्लेशियर कहते हैं। और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है, यानी जो अभियान दल, अग्रिम अभियान दल था जो उनका रास्ता साफ कर रहा था, वो रास्ता तो साफ कर रहा था लेकिन फिर भी बर्फ़ का गिरना जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, मतलब कि जब बर्फबारी होती है, जब बर्फ़ गिरती है तो उसका कोई नियम नहीं कि अभी गिरेगी 2 बजे, फिर 3 बजे नहीं गिरेगी, 4 बजे गिरेगी, 5 बजे नहीं गिरेगी, कोई नियम नहीं है। बर्फ़ तो कभी भी गिर सकती है। अनिश्चित, और ये भी निश्चित नहीं किया जा सकता कि वो कितनी देर के लिए गिरेगी, तो बर्फ़ गिरती रहती है। उन्होंने ये बताया कि हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये मत समझ लीजिए कि जो अग्रिम दल गया था उसने सब कुछ साफ कर दिया तो आपको साफ ही मिलेगा। उन्होंने कहा अगर ऐसी हिमपात लगातार रहा तो हो सकता है कि ये जो सारे कार्य किए गए, यानी जो झंडियाँ लगाई गई हैं, जो रस्सियाँ बांधकर पुल बनाए गए हैं, जो रास्ता साफ किया है, वो सभी काम व्यर्थ भी हो सकते हैं और रास्ता खोलने का काम दोबारा भी किया जा सकता है। अतः जो प्रेमचंद नेताजी हैं वो नेता मतलब ग्रुप को गाइड करने वाले, उनका जो अभियान दल है उस अभियान दल को रास्ता दिखाने वाले, गाइड करने वाले, उस पहाड़ी इलाके में
लीड देने वाले, उनको समझाने वाले। तो वो बता रहे हैं कि उन्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि कोई भी कार्य या कठिन से कठिन हो सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले लेखिका के दल को एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु, जलवायु क्या होता है? किसी भी स्थान विशेष के आसपास का वातावरण अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। तो जो कुक था, उसका जो असिस्टेंट कुक था, यानी जो रसोई सहायक था, तो आसपास का जो वातावरण, अब आपको पता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा रहा होगा, तो जो रसोई सहायक के लिए अनुकूल नहीं हो पाया और इससे उनकी मृत्यु हो गई। तो निश्चित रूप से ये कोई आशाजनक, मतलब ये कोई होपफुलनेस नहीं थी या कोई बहुत उम्मीद की बात नहीं थी कि बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, तो ऐसा ही होगा। एवरेस्ट शिखर को लेखिका ने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। उसने एवरेस्ट को पहले भी देखा था लेखिका ने, लेकिन दूर से देखा था। इस बार उसने एवरेस्ट को पास से देखा। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत, मैंने मतलब लेखिका ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। लेखिका उसको देखकर हैरान रह गई और हैरान होकर खड़ी रहकर एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। लेखिका ने यह दृश्य पहली बार देखा था। उसने पहाड़ी इलाके और एवरेस्ट को देखा लेकिन दूर से, पर पास में जाके उसने पहली बार देखा था और वो हैरान होकर उन सबको देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित रूप से गिरना ही था। अव्यवस्थित, जिसकी जो कोई व्यवस्थित ना हो, उसमें कोई व्यवस्था तो होती नहीं कि बर्फ कैसे गिरेगी, क्या गिरेगी। लेखिका को बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। जब बर्फबारी होती है तो आसपास जो भी वातावरण होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जैसे ये पहाड़ियाँ होती हैं। अब इन पहाड़ियों में जैसे ये नदी होती है, पहाड़ों में नदियाँ भी होती हैं। अब ये जो ग्लेशियर यानी पहाड़ी, यहाँ पे सब जगह बर्फ़ है। अब सब जगह यहाँ पर बर्फ़ फैली हुई है, बर्फ़ से घिरी हुई पहाड़ियाँ हैं ये सभी। यहाँ आगे इधर भी बर्फ़ है, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब ये जो यहाँ नदी है ग्लेशियर, उसमें भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। जब ग्लेशियर, अब इसमें जो बर्फ़ है, जब वो बर्फ़ आगे की तरफ हलचल करती हुई बहती है, तो इसके आसपास जो पहाड़ों पर जमी हुई ये जो बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ में भी हलचल होती है, क्योंकि ये आपस में जुड़ी होती हैं थोड़ी थोड़ी। तो जैसे ही बर्फ़, जो नदी होती है, उस नदी में से जो बर्फ़ चलती है, तो यहाँ की हिलती हुई बर्फ़ भी नीचे की तरफ गिरने लगती है। और अन्य कारणों से भी, अन्य कारण मतलब बर्फ़बारी जब होती है ना इन पहाड़ों पर, तो अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। जैसे यहाँ पर जो जमी हुई, इन पहाड़ों पर जो जमी हुई बर्फ़ रहती है जो, अब यहाँ पर जब बर्फ़बारी होती है तो वो यहाँ टकराएगी, यहाँ से ऊपर से गिरकर यहाँ टकराएगी। टकराने पर क्या होता है, यहाँ पर जो जमी हुई बर्फ़ होती है उसमें हलचल होने लगती है, और उससे भी ये जो पूरी जमी हुई बर्फ़ है इनमें दरार पड़ के वो नीचे आने लगती हैं। तो इस तरीके से बड़ा ही भयानक रूप वो जो रहती हैं वो भयानक रूप धारण कर लेती हैं। तो ये सब उन लोगों को समझाया गया, बताया गया, ताकि जो अभियान दल है वो पूरी तरह से हर स्थिति के लिए तैयार रहे। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार, अब सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर, हिमविदर मतलब चौड़ी चौड़ी दरार में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास मतलब जब तक वो पहाड़ी पर चढ़ने की यात्रा में रहेंगे, उसके दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को
प्रतिदिन छूता रहेगा। अर्थात वो जब पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे तो किसी न किसी जगह पर वो जो कुली लोग हैं और जो ऊपर चढ़ने वाले आरोही लोग हैं वो कहीं न कहीं तूफान से सामना करते रहेंगे। तो उन सबको ये सारी स्थिति से अवगत कराया गया। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले आए। अब क्योंकि वो सभी पहाड़ी पर जा रहे थे तो उन सबको सामान की भी ज़रूरत थी वहाँ पर। डॉक्टर मीनू मेहता, अब वहाँ पर एक और नए सदस्य का परिचय आपसे इस पाठ में होता है। डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को बताया कि एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना कैसे होता है। अब डॉक्टर मीनू मेहता ने उन लोगों को बताया कि मान लो पुल टूट जाए या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो ऐसे में एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से कैसे पुल बनाना है, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना। आपको पता है बर्फ की आड़ी तिरछी दीवार, ऐसे कहीं से बर्फ गिर गई, कहीं बर्फ जमी हुई है, ऐसे में अब दीवार अपने घरों के जैसी सपाट तो होंगी नहीं। पहाड़ कहीं निकला होता है, कहीं दबा हुआ होता है, कहीं पहाड़ का कोई एक आकृति तो है नहीं कि बस ऐसा ही रहेगा, वहाँ कहीं गड्ढा भी हो सकता है, कहीं से पहाड़ निकला हो सकता है। तो आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दी। उन्होंने उनको ये जानकारी दी कि उन्हें क्या करना है वहाँ पर। तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। मैं मतलब लेखिका। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था ताकि वापस में बात कर सकें, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। बेस कैंप में अधिकारी लोग थे और दूसरी सहायक दल था और उनकी चिकित्सा वगैरह के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो बेस कैंप में थे। कर्नल खुल्लर उस समय बहुत खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। कर्नल खुल्लर खुश हो गए कि वो लोग वहां पहुंच गए, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। उससे पहले पहाड़ी दल अभियान में कभी भी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। अंगदोरजी, लोबसांग, गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, अब वो अपने बेस कैंप की बात बता रही लेखिका। तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्र के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब लेखिका की बारी आई और लेखिका ने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, मतलब मैं तो बस नई नई सीखने वाली हूँ, पहली बार आई हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और लेखिका से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। तेंजिंग हंसने लगे जो उनके शेरपा कुली थे। उन्होंने बोला, अरे भाई मैं भी पहली बार आई, मेरा भी अभियान पहला ही है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो एवरेस्ट पर गए थे लेकिन उससे पहले 7 बार एवरेस्ट पर उन्हें जाना पड़ा, तब वो कहीं जा पाए। लेकिन उन्हें लेखिका को उत्साहित करते हुए कहा कि तुम तो एकदम ऐसी पर्वतीय लड़की लगती हो जो पहाड़ों में रही है, तुम तो पहले ही प्रयास में एवरेस्ट पहुंच जाओगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लेखिका लाहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोबसांग तसरिंग लेखिका के तंबू में ही थे। शेष अगले वीडियो में।